दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से जैसा कि बताया था कि नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। एंटोनियो, वेसेनियो, सैलेरिनो, ग्रेसियानो और लोरेंजो सैलेरियो, द ड्यूक ऑफ वेनिस, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरेगॉन, ट्यूबल, लॉन्सलॉट, गोगो, ओल्ड गोगो, लियोनार्डो और बाल्जर। और इसमें जो विलेन कैरेक्टर है जो दर्शाया गया है साइलॉग, और उसके बाद जो फीमेल कैरेक्टर हैं पोर्सिया, नेरेसा एंड जैसिका। तो नाटक की कहानी एक ऐसे सीन से शुरू होती है, ऐसे दृश्य से शुरू होती है। वेनिस की एक गली का दृश्य है जहां पर एंटोनियो और सैलेनियो और सैलेरिनो तीनों लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और एंटोनियो वहां पर एक दुखी व्यक्ति प्रतीत होता है। सैलेनियो और सैलेरिनो दोनों उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है, तुम क्यों दुखी हो। इस पर एंटोनियो कहता है कि मुझे वास्तव में नहीं पता है कि ये दुख मेरे अंदर कहां से आया। दोनों मित्र एंटोनियो के उससे डीपली पूछने का प्रयास करते हैं कि वो क्यों दुखी है, लेकिन एंटोनियो ये बताने में बिल्कुल भी असमर्थ है, क्योंकि उसे वास्तव में नहीं पता है कि वह क्यों दुखी है। तब सैलेरिनो उससे कहता है कि शायद एंटोनियो इस वजह से दुखी है क्योंकि उसके व्यापार के जितने भी जहाज हैं वो सब समुद्र के अंदर हैं, पूरा व्यापार चल रहा है और उसे ये भी खतरा हो सकता है कि कहीं समुद्र के अंदर तूफान ना आ जाए और उसके जहाज तूफान में फंसकर कहीं नष्ट ना हो जाएं। या फिर वो ये सोच रहा है कि समुद्र के अंदर लुटेरे होते हैं, पायरेट्स कहीं उनके जहाजों को लूट के उसको नष्ट ना कर दें। तो ये इस डर की वजह से वो थोड़ा सा दुखी है। लेकिन एंटोनियो इस बात से भी इनकार करता है, डैनी कर देता है कि वो इस प्रकार भी दुखी नहीं है और उसके दुख का कारण उसका कोई व्यापार नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद ये सैलेनियो उससे कहता है कि तो फिर ऐसा होता है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, इसलिए शायद तुम दुखी हो, उससे मिल नहीं पा रहे हो इसलिए तुम दुखी हो। तो एंटोनियो इस बात के लिए बिल्कुल मना कर देता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता और प्यार मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके बाद सैलेरियो कहता है उससे कि फिर तो ऐसा होता है कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो एक तो ऐसे होते हैं कि सस्ती सी लोकप्रियता हासिल करने के लिए दुख का स्वांग रचते हैं, दुखी होने का ढोंग करते हैं। इसी बीच क्या होता है कि एंटोनियो के तीन और मित्र वेसेनियो, ग्रेसियानो और सैलेरियो तीनों आ जाते हैं। और तीनों आते हैं तो फिर ये दोनों यानी सैलेनियो और सैलेरियो उससे छोड़कर चले जाते हैं। ये कहकर चले जाते हैं कि अब तुम्हें हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण मित्र मिल गए हैं और तुम उनसे बात करो और हम जाते हैं। अच्छी कंपनी में छोड़कर वो चले जाते हैं। इसके बाद ग्रेसियानो और सैलेरियो भी उसे छोड़कर चले जाते हैं और ये कहकर चले जाते हैं कि हम शाम को जो मेरीमेंट होगा वहां पर बैंक्वेट हॉल में, वहां दावत के समय में हम सब मिलने जा रहे हैं। तो अब वहां केवल स्टेज पर एंटोनियो और वेसेनियो दोनों कैरेक्टर रह जाते हैं, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो एंटोनियो वेसेनियो से कहता है कि हाँ, तुम मुझे कुछ बताने जा रहे थे, तुम मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे थे जिस व्यक्ति से तुम्हें प्रेम हो गया है, या फिर तुम एक ऐसी स्कीम का वर्णन कर रहे थे जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बताओगे। तो वेसेनियो उसे बताता है, एंटोनियो को बताता है कि मैं अगर प्यार उधार लेता हूं, प्रेम उधार लेता हूं तो वो भी तुमसे उधार लेता हूं, पैसे उधार लेता हूं तो भी तुमसे उधार लेता हूं, तो इसलिए तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। लेकिन मैंने अभी तक बहुत सारे पैसे तुमसे उधार ले लिए हैं और तुमने उनको मांगा भी नहीं है और मुझे उन्हें देना है, कर्ज के रूप में देना है। लेकिन मेरे पास अब फिलहाल एक ऐसी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। उस स्कीम में अगर तुम मुझे 3000 डुकेट दे दोगे, डुकेट वहां की मुद्रा है वेनिस की, तो अगर 3000 डुकेट तुम मुझे दे दोगे
तो मैं तुम्हारे सारे पिछले लोनों को चुकाने में, सारे पिछले ऋणों को चुकाने में समर्थ हो जाऊंगा। तो वो ये कह रहा, एंटोनियो कहता है कि इससे पहले तू अपनी स्कीम बताए, मेरे सारे रिसोर्सेस तुम्हारे लिए हैं। लेकिन वो बात जब बुकेट की बात करता है, रेडी कैश की बात करता है, तब एंटोनियो कहता है कि फिलहाल मेरे पास कोई रेडी कैश नहीं है, यानी नगद धन नहीं है, लेकिन पूरे वेनिस शहर में मेरा बहुत बड़ा रुतबा है, सब लोग मुझे जानते हैं, सम्मान करते हैं। तुम कहीं भी चले जाना और मेरी सिक्योरिटी पर, मेरी सुरक्षा पर कहीं से भी पैसे के लिए कह सकते हो, मैं उसकी सुरक्षा दूंगा। बेसेलियो क्योंकि पूरे शहर में ट्यूबल उधार देता था, लेकिन इसका काम बहुत कम था, साइलॉक उधार देता था, तो बेसेलियो सीधा साइलॉक के पास जाता है और पैसों की मांग करता है। पहले साइलॉक उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में एश्योर करा देता कि हाँ, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी क्या होगी, सुरक्षा क्या होगी। तो बेसेलियो बताता है कि मेरी सिक्योरिटी एंटोनियो होगी, एंटोनियो मेरे लिए सिक्योरिटी का काम करेगा। तो साइलॉक कहता है कि एंटोनियो बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन वो तो मेरे दुश्मन के समान है, मुझे पब्लिक प्लेस पर गाली देता है, मुझे कुत्ता कहकर पुकारता है, और कई बार उसने मुझे रास्ते से धकेल दिया है, मेरे लवादे पर, यहूदियों के लवादे पर थूका है, और मेरी इस प्रैक्टिस से, उधार देने की इस व्यवसाय से वो तो बहुत घृणा करता है। दोनों में बातचीत चल रही होती है, बेसेलियो और साइलॉक में, तभी एंटोनियो वहां पर प्रकट होता है। तो साइलॉक कहता है कि मुझे कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद वो वहां आता है। तो साइलॉक उसे ऐसे कहता है कि जब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई टैक्स कलेक्टर होता है। तो इस प्रकार से साइलॉक एंटोनियो का मजाक बनाता है, लेकिन एंटोनियो जैसे ही वहां पहुंच जाता है, दोनों में बातचीत होती है कि पैसे उधार मांगने के लिए आया है, ऐसे पैसे दे दिए और सिक्योरिटी के रूप में तुम्हें कह रहा है, तो तुम एक अच्छी खासी सिक्योरिटी हो, लेकिन तुम तो मुझसे घृणा करते हो। तो एंटोनियो कहता है कि मुझे दोस्त मित्र की तरह ये पैसे उधार मत दे, एक व्यापार के आदान प्रदान की तरह ये पैसे उधार दे, अगर तेरे पास हैं, देना चाहता है तो दे, मैं अब भी तुमसे घृणा करूंगा, और ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हें अभी भी गालियां दूंगा। ऐसे करके साइलॉक फिर उसे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे पैसे दे देने चाहिए। तो साइलॉक 3 महीने के लिए 3000 डुकैत बेसेलियो को उधार देने के लिए तैयार हो जाता है, एश्योर करा देता है, और ये कहता है कि 3 महीने तक मैं कोई ब्याज नहीं लूंगा, क्योंकि तुम भी ब्याज, एंटोनियो भी ब्याज पर पैसे नहीं देता, इसलिए मैं तुमसे भी कोई ब्याज वसूल नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें एक रोके पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे, एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा, उस पर साइन करने पड़ेंगे। तो एंटोनियो कहता है कि ठीक है, मैं इस एग्रीमेंट पर साइन करूंगा। तो बेसेलियो से एंटोनियो से कहता है कि नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीने तक पैसे अगर तुम नहीं दे पाओ तो हो सकता है रकम वापस नहीं आए, तो क्या फायदा ऐसे एग्रीमेंट पर साइन करने से। तो एंटोनियो कहता है कि तुम चिंता मत करो, 3 महीने क्या 2 महीने के बाद में, यानी उस तारीख, जिस तारीख के लिए हम वर्णन है, उससे 1 महीने पहले ही मेरे पास बहुत सारा धन हो जाएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि उस पर एक नोटरी पर एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में लिखा होता है कि 3 महीने के लिए 3000 डुकैट साइलॉक बेसेलियो को उधार देता है, इसकी सिक्योरिटी एंटोनियो है। लेकिन यदि आज की डेट से 3 महीने बाद ये पैसे चुकाने में असमर्थ होता है, तो साइलॉक एंटोनियो के शरीर के किसी भी भाग में से 1 पाउंड मांस लेने का हकदार हो जाएगा, और कौन से हिस्से में से मांस लेगा ये साइलॉक तय करेगा। तो ये एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद एंटोनियो उस पर साइन कर देता है, उसे पैसे मिल जाते हैं, और अपने दोस्तों के साथ बेसेलियो बेलमोंट चला जाता है। कहां पर चला जाता है? बेलमोंट। एक तो वेनिस शहर की बात हो रही थी ये, और दूसरा महत्वपूर्ण शहर इसमें दिखाया गया है वो है बेलमोंट। बेलमोंट
में पोर्सिया रहती थी। पोर्सिया बेलमोंट की राजकुमारी थी। पोर्सिया और नेरेस जब ये वहां पहुंचते हैं, पोर्सिया और नेरेसा आपस में बात कर रहे होते हैं। पोर्सिया के पिता कैटो ने मरने से पहले एक वसीयत बनवाई थी। उस वसीयत में 3 संदूकचियों का वर्णन था। 3 संदूकचियों में से एक संदूकची सोने की थी और दूसरी संदूकची चांदी की थी और तीसरी संदूकची रांगे की थी। गोल्ड, सिल्वर और लेड, तीनों में से किसी एक संदूकची में पोर्सिया का चित्र रखा हुआ था। जो राजकुमार, संसार का कोई भी राजकुमार आए और सही संदूकची को चुने, वही उसका पति बन जाएगा। तो बहुत सारे राजकुमार उसमें भाग लेने के लिए आए थे। विवाह के उत्सुक राजकुमार वहां आए थे और पोर्सिया और नेरेसा दोनों आपस में बातचीत कर रही थी और पोर्सिया कह रही थी कि मैं प्रत्येक राजकुमार का वर्णन करती जाऊंगी और तुम उसी से आंक लेना कि कौन सा राजकुमार मेरे लिए योग्य रहेगा। तो बहुत सारे राजकुमारों का वर्णन करती है नेरेसा। तो पोर्सिया उसे उनके बारे में बताती है कि ये तो इस प्रकार का है, वो इस प्रकार का है। अंत में वो बेसेनियो के बारे में बताती है कि एक वेनेटियन प्रिंस आया है, वेनिस का राजकुमार आया है जिसका नाम बेसेनियो है। तो पोर्सिया कहती है हाँ, मैं उसका नाम जानती हूँ क्योंकि वो एक बार और आया था। तो जैसे ही अगला दिन होता है, जब स्वयंवर वाला दिन होता है जहां पर संदूकचियों का चुनाव होता है, तो धीरे धीरे करके सभी राजकुमार वहां से चले जाते हैं। केवल 3 लोग बचते हैं वहां पर, एक प्रिंस ऑफ मोरक्को का राजकुमार, और एक प्रिंस ऑफ एरेगॉन और एक बेसेनियो। तो सबसे पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को का संदेश आता है कि वो इस संदूकची चुनने वाले इस प्रोग्राम को कराने के इच्छुक हैं। तो पोर्सिया कहती है कि अभी हम मंदिर में, गिरजाघर में ओथ लेते हैं, ओथ लेने के बाद इसका चुनाव करेंगे। तो जैसे ही प्रिंस ऑफ मोरक्को चुनाव करने के लिए आता है तो सबसे पहले वो संदूकचियों को देखता है। एक सोने की संदूकची थी, एक चांदी की थी और एक रांगे की थी। पोर्सिया उसे बताती है कि ये 3 संदूकची हैं और 3 संदूकचियों में किसी एक में मेरा चित्र है। तुम सही संदूकची चुन लोगे तो तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो जाएगा। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि अगर तुमने सही संदूकची नहीं चुनी, गलत संदूकची चुनी, तो तुम कभी भी किसी महिला से शादी नहीं करोगे। और इसी शर्त के मारे सब राजकुमार भाग गए थे, केवल 3 ही बचे थे। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को पहले उनको देखता है, फिर पढ़कर देखता है कि इसमें कौन कौन सा विवरण लिखा हुआ था। फिर दूसरी बार पीछे की तरफ से पढ़कर देखता है और पढ़ने के बाद सोने की संदूकची को खोलता है। और जब सोने की संदूकची को खोलता है तो उसके अंदर एक खोपड़ी मिलती है जिसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थीं, और उसके साथ साथ एक रोल यानी कागज का रोल मिलता है जिस पर लिखा हुआ था ऑल दैट इज ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। अब प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्सिया के यहां से विदा लेता है, ये कहकर चला जाता है कि अब जीवन भर में शादी नहीं करूंगा। और जाने से पहले पोर्सिया उससे शपथ लेती है कि तुम किसी भी राजकुमार को ये नहीं बताओगे कि कौन सी संदूकची मैंने खोली थी और उसमें क्या चीज थी। उसके बाद प्रिंस ऑफ एरेगॉन आता है। प्रिंस ऑफ एरेगॉन आता है तो फिर तीनों संदूकचियों को देखता है, तीनों पर लिखे हुए विवरण को पढ़ता है। विवरण को पढ़ने के बाद वो चांदी की संदूकची का चुनाव करता है। जब चांदी की संदूकची को खोलने के लिए चाबी मांगता है और उसे खोलता है, उसका ताला खोलता है, तो उसमें उसे मूर्ख का एक मुखौटा मिलता है। वो ये कहता है कि पहले से ही मैं इस प्रकार का व्यक्ति रहा कि सही चुनाव नहीं कर सका, एक और मूर्ख का मुखौटा मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। इस प्रकार से वो भी विदा लेता है। और उसके बाद बेसेनियो का नंबर आता है। जब बेसेनियो के यहाँ से संदेश आता है
पोर्सिया के यहाँ के एक राजकुमार आया है वेनिस से। तो सब जब पहले उनकी मुलाकात होती है तो पहली बार में पोर्सिया उसे मना कर देती है कि तुम आज इस चुनाव को मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर तुमने गलत चुनाव कर लिया तो मैं तुम्हारे साथ बातचीत न कर पाऊँ और तुम्हें जल्दी विदा लेना पड़े, इसलिए इस कार्यक्रम को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। लेकिन वैशनियो कहता है कि नहीं, जो होना है वो तो होगा ही, इसलिए इस कार्यक्रम को कर लेते हैं। तो पहले बातचीत होती है, उसके बाद वैशनियो संदूकचियों का चुनाव करने के लिए जाता है। तीनों संदूकचियों को पर लिखे हुए विवरण को पढ़ता है और अंत में लेड यानी रांगे की संदूकची को चुनता है जिसमें पोर्सिया की तस्वीर होती है। जैसे ही इसका चुनाव होता है पोर्सिया बहुत प्रसन्न होती है, उसे भी पता चल जाता है कि अब इसकी शादी हम दोनों की शादी होने जा रही है। तो जब ये बात उसमें से उसका चित्र निकलता है, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो उससे पहले वैशनियो से पोर्सिया कहती है कि सबसे पहले रिंग यानी अंगूठी पहनाने का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम किया जाएगा। तो पोर्सिया वैशनियो को एक अंगूठी पहनाती है चर्च में जाके और उससे कहती है कि ये अंगूठी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मेरे प्यार की निशानी है, तुम कभी भी इस अंगूठी को अपनी उंगली से अलग नहीं करोगे। इवन एट डेथ, मृत्यु पर भी तुम्हारी अंगूठी ये कॉफिन के अंदर ही जानी चाहिए, ताबूत के अंदर ही जानी चाहिए। ये इससे मेरा प्यार जो हम दोनों के बीच में प्रेम है वो दर्शाया जाएगा। थोड़ी देर बाद बातचीत चल रही होती है नेरेसा और ग्रेसियानो। वैशनियो के साथ ग्रेसियानो भी गया था, तो ग्रेसियानो और नेरेसा बातचीत कर रहे होते हैं। तो ग्रेसियानो कहता है कि अब आप मालिक हो गए और ये हमारी मालकिन हो गई, क्यों ना साथ साथ हम भी शादी कर लें। वैशनियो के यहाँ नौकरी करता था ग्रेसियानो और ये इसकी नौकरानी थी, तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। पोर्सिया नेरेसा से पूछती है क्या तुम उसे पसंद करती हो, तो नेरेसा कहती है कि हाँ मैं इसे पसंद करती हूँ। तो वहाँ इनकी भी शादी की तैयारी हो जाती है। और ये भी रिंग सेरेमनी यानी जो अंगूठी की वो थी, अंगूठी पहनाने का कार्य करती हैं। नेरेसा भी ग्रेसियानो को अंगूठी पहनाती है और ये कहती है कि इस अंगूठी को अपने आप से कभी भी अलग मत करना। तभी एक संदेश आता है वेनिस से, संदेश वाहक आता है, सेलेरियो आता है और उससे कहता है, एक पत्र देता है एंटोनियो को, वैशनियो को। अब जैसे ही वो पत्र को पढ़ना शुरू करता है वैशनियो, वो और ज्यादा दुखी होता जाता है। तो पोर्सिया उसको देखती है और मन ही मन कहती है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई परम मित्र की मृत्यु हो गई हो, बार बार ये चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। तब पोर्सिया उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब वैशनियो पोर्सिया को बताता है कि मेरा प्रिय मित्र, जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं है, कि जिससे मैं पैसे उधार लेकर आया था और इसने भी पैसे साइलॉक से दिलवाए थे। साइलॉक ने एंटोनियो के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया है, क्योंकि 3 महीने तक वो पैसे वापस नहीं कर पाए हैं। अब साइलॉक जिद कर रहा है कि मैं उसके शरीर में से 3 पाउंड मांस लूंगा। तो ये बात जब हो रही होती है, साइलॉक नवाब के पास जाता है और यह आग्रह करता है कि मेरे पास ये एग्रीमेंट है, 3 महीने का समय हो गया है, ये पैसे दे नहीं पाया है, इसलिए मुझे इसके शरीर में से मांस लेने नहीं दिया जाए। इसके थोड़ी देर यानी थोड़े समय पहले ही ऐसा हो गया था जब वैशनियो और ग्रेसियानो वगैरह वहां पर गए थे, बेलमोंट में आए थे। तभी लॉरेंजो और जेसिका, लॉरेंजो ये ईसाई था, जेसिका साइलॉक की बेटी थी, ये यहूदी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। और मुखौटों का जो प्रोसेसन होता था, जुलूस होता है, उस जुलूस के बहाने से लॉरेंजो और जेसिका वहां से भाग जाते हैं, जिससे ये दुखी होता है। लेकिन साइलॉक को इसका दुख तो होता ही है, इसके साथ साथ ये दुख होता है कि बहुत सारा धन जेसिका अपने पिता के यहाँ से चुरा कर ले गई थी। तो
इस वजह से वो और ज्यादा घृणा कर रहा था इन लोगों से। अब वो अपनी घृणा को गहराई से उसका बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने नवाब से आग्रह किया कि मुकदमे को चलाया जाए। अब इसीलिए एंटोनियो चाहता था कि जब मैं मरूं, जब वो मेरे शरीर में से एक पौंड मांस ले, तो बेसेनियो उसके पास में होना चाहिए। तो इस पत्र को पढ़कर बेसेनियो बहुत दुखी होता है। बेसेनियो के साथ साथ पोर्सिया भी दुखी होती है और वहां सभी जितने भी उपस्थित जन थे वो सब दुखी होते हैं। इनके बीच में इन दोनों का छोटा सा एक रोल होता है, लॉन्सलॉट गोवो और ओल्ड गोवो। लॉन्सलॉट गोवो साइलॉक का नौकर था, साइलॉक की यहाँ नौकरी करता था। ओल्ड गोवो लॉन्सलॉट से मिलने के लिए गया था और ये पता करने के लिए गया था कि उसका बेटा लॉन्सलॉट गोवो साइलॉक के यहाँ काम करता है कि नहीं। तो जैसे ही वो डलिया लेकर जा रहा था ओल्ड गोवो, तो रास्ते में लॉन्सलॉट गोवो से ही टकरा जाता है। तो जब टकरा जाते हैं, क्योंकि आधा अंधा था, कम दिखाई देता था इसे, जब टकराते तो लॉन्सलॉट पहचान लेता है कि ये तो मेरा पिता ही है। लेकिन ओल्ड गोवो नहीं पहचान पाता है, तो तब उससे कहता है कि क्या तुम मुझे साइलॉक के घर का पता बता सकते हो। तो लॉन्सलॉट पूछता है कि साइलॉक के घर से क्या करोगे। तो वो ये कह रहा है कि मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो लॉन्सलॉट गोवो है वो अभी साइलॉक के घर पर काम कर रहा है या उसने नौकरी छोड़ दी। तो लॉन्सलॉट उससे मजाक करता है, वो कहता है कि उसे लॉन्सलॉट मत कहो, राजकुमार लॉन्सलॉट कहो। तो ओल्ड गोवो कहता है कि वो राजकुमार नहीं है, वो तो मुझ जैसे गरीब नौकर का बेटा है। तो पहले बहुत देर तक मजाक करता है, उसके बाद लॉन्सलॉट ओल्ड गोवो से कहता है कि वो तो मर गया। मरने के बाद जब वो रोने वाला होता है, रो रहा होता है ओल्ड गोवो, तब वो कहता है कि मैं ही तुम्हारा बेटा लॉन्सलॉट गोवो हूँ। तो फिर ओल्ड गोवो कहता है कि नहीं तुम मजाक कर रहे हो। तो फिर वो उसके चेहरे को छूता है और कहता है और शपथ लेता है कि मैं ही हूँ। फिर वो अपनी माँ का नाम बताता है, मार्गेरे, जो कि मेरी माँ है, वो आपकी पत्नी है। तब जब नाम लेता है तब वो पहचान पाता है कि ये उसका बच्चा है। तो वो ओल्ड गोवो से लॉन्सलॉट कहता है कि मैंने साइलॉक के यहाँ से नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ बेसेनियो के यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। तो ये सब बातें बीच में हो गई थी। उसके बाद क्या होता है, जब ये पत्र पढ़कर बात हो जाती है, उनकी का प्रोग्राम जो रिंग एपिसोड है वो समाप्त हो रहा होता है, तो पोर्सिया बेसेनियो से कहती है कि अब हमारी शादी की शुरुआत तो हो ही गई है, मैंने तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, इसलिए मेरी जितनी भी संपत्ति है वो संपत्ति सब तुम्हारी है। इसलिए अपने मित्र एंटोनियो को बचाने के लिए जितनी संपत्ति की आवश्यकता हो वो सब संपत्ति, कितनी भी संपत्ति ले जाओ, लेकिन अपने मित्र को बचाओ कैसे भी करके। तो बहुत सारे पैसे ले जाता है, सोना चांदी ले जाता है बेसेनियो वेनिस में, और अपने साथियों के साथ वहां चला जाता है। जैसे ही वो चले जाते हैं तो पोर्सिया नेरेसा से कहती है कि नेरेसा मेरे पास एक योजना है, प्लान है, लेकिन उस प्लान का डिस्कशन हम रास्ते में करेंगे, तुम मेरे साथ चलो। दोनों वहां से जा रही होती हैं। बेलमोंट से जाने से पहले वो लॉरेंजो और जेसिका इन दोनों को अपने पूरे घर का चार्ज देते हैं और ये कह के आते हैं कि हम अभी, जब मेरा पति जब तक लौट के नहीं आता है तब तक हम मठ में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं और हमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए, तब तक हमारे घर की देखभाल करना। तो ये दोनों वहां पर देखभाल कर रहे होते हैं। ये दोनों वहां से निकल जाती हैं और रास्ते में ये बालसर को बुलाती हैं, जो कि पोर्सिया का नौकर था, और उससे कहती हैं कि तुम अभी के अभी पड़ुआ नामक स्थान पर जाओ और इस पत्र को, एक पत्र लिखती है पोर्सिया, इस पत्र को मेरे भाई डॉक्टर बेलेरियो को दे देना। डॉक्टर बेलेरियो जो कि एक पेशे से वकील हैं, डॉक्टर ऑफ लॉ, उनको दे देना और वो जो कुछ भी सामान पत्र वगैरह दें उन्हें जल्दी लेकर आ जाना। लेकिन इस रास्ते बेलमोंट के रास्ते पर मत लौटना, हम वेनिस के लिए जा रहे हैं, हमें रास्ते में तुम पिकअप करना और जितना जल्दी हो सके उतना जाना। तो वो दोनों वहां से निकल रहे होते हैं रथ में। बालसर पड़ुआ जाता है, वहां से पत्र और वकीलों के पोशाक लेकर आता है और बीच में पोर्सिया को दे देता है। अगला दिन होता है
ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस का नवाब अदालत लगाता है। वेनिस में अदालत का दृश्य चल रहा होता है। ये नाटक का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य होता है, जिसमें एक तरफ कटघरे में एंटोनियो खड़ा था, दूसरी तरफ साइलॉक, एक तरफ साइलॉक था, बाकी सब लोग वहां बैठे हुए थे। साइलॉक एंटोनियो बहुत ही कमजोर सा प्रतीत हो रहा था, बहुत दुखी सा प्रतीत हो रहा था। एंटोनियो के प्रति ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस के नवाब की पूरी सहानुभूति थी और उससे कहता है कि एंटोनियो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बच जाए, लेकिन तुम्हारा जो वादी है, मुवक्किल है, वो बहुत ही निर्दयी हृदय वाला है। तो एंटोनियो कहता है कि आप पूरी कोशिश कर तो रहे ही हैं, अगर कोशिश कामयाब नहीं होती है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मुकदमे का दृश्य हो रहा होता है, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस का नवाब साइलॉक से कहता है कि दया, तुम्हें एंटोनियो के ऊपर दया दिखानी चाहिए क्योंकि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो साइलॉक कहता है कि नहीं, मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझता है। जब काफी वक्त निकल जाता है तो वेनिस का जो नवाब है वो कहता है कि मैंने मुकदमे की कार्रवाई करने के लिए डॉक्टर वेलेरियो को बुलाया था, इस मुकदमे की पैरवी कराने के लिए, और क्योंकि उन्हें इस मैटर के बारे में पूरी जानकारी है। अगर आज वो नहीं आते हैं तो ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाएगी, कल तक के लिए टाल दी जाएगी। तो जब ये बात ड्यूक ऑफ वेनिस कहते हैं, वेनिस के नवाब कहते हैं, तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक नौकर होता है, नौकर ही समझ लीजिए, मैसेंजर, दूत समझ लीजिए, दूत आता है और ये बताता है कि डॉक्टर वेलेरियो ने अपना कोई व्यक्ति विशेष भेजा है। तो सबसे पहले नेरसा अंदर जाती है और नेरसा पत्र देती है ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस के नवाब को, और ये कहती है कि डॉक्टर वेलेरियो आज यहाँ आने में असमर्थ है। उसमें पत्र था, पत्र में लिखा हुआ था कि मैं इस मुकदमे की सुनवाई करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन मैं अपने स्थान पर और एक दूसरे वकील को भेज रहा हूँ और वो इस मुकदमे के बारे में पूरी जानकारी रखता है। लेकिन कम उम्र की वजह से तुम ऐसा अनुमान मत लगाना कि ये छोटा सा लग रहा है और ये मुकदमे की कार्रवाई नहीं कर पाएगा। उसे अलाउड कर देना। अलाउड करने के बाद जब तुम देख लोगे उसकी कि किस प्रकार से वो मुकदमे को समझता है, किस प्रकार अपना आदेश देता है, तो फिर बाद में बताओगे कि हाँ ये बहुत अच्छा वकील है। तो वकील के रूप में पोर्सिया वहां अदालत में प्रवेश करती है। ड्यूक ऑफ वेनिस उसे अनुमति देते हैं मुकदमे की कार्रवाई करने के लिए। वहां इन दोनों को कोई नहीं पहचान पाता है क्योंकि रास्ते में इन्होंने पूरी योजना तैयार कर ली थी कि हम आदमियों की तरह बात करेंगे, और क्योंकि वो जो वकीलों का वेश वो लवादा होता है, वो कितना चेहरा दिखाई देता है उसमें बाकी दिखाई नहीं देता, तो कोई वहां नहीं पहचान पाया। और ना किसी ने सोची थी कि ये वहां पहुंच सकती है, तो किसी ने नहीं सोचा था। पोर्सिया वहां पर वकील के रूप में पहुंचती है और नेरेसा उसकी नीम के रूप में अंदर प्रवेश करते हैं और मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। तो जैसे ही मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है तो पोर्सिया उससे साइलॉक से एग्रीमेंट को मांगती है और एग्रीमेंट को पढ़ के देखती है। उसके बाद वो एंटोनियो से पूछती है कि क्या तुमने इससे पैसे उधार लिए थे? तो एंटोनियो कहता हाँ उधार लिए थे, और 3 महीने के बाद तुम इसे देने में असमर्थ हो? तो एंटोनियो कहता हाँ मैं देने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं दे पाया हूँ। तो तब तक वैसे नहीं वो कहता है कि लेकिन अब जब 3 महीने हो गए हैं, कुछ समय निकल गया है, अब हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, वो भी ब्याज के सहित देने के लिए तैयार हैं। लेकिन साइलॉक मना कर रहा है। तब पोर्सिया साइलॉक को बताती है, दया के बारे में बताती है। आपने फर्स्ट ईयर में एक पोएम पढ़ी होगी मर्सी। वो मर्सी दरअसल कोई पोएम नहीं बल्कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक छोटा सा हिस्सा है। पोर्सिया के भाषण है जो अदालत में पोर्सिया ने साइलॉक को दिए थे एंटोनियो को बचाने के लिए। दया के ऊपर जो भाषण थे वो बताया था कि दया एक प्राकृतिक गुण है, यह सज्जन वर्षा की तरह आसमान से पृथ्वी पर टपकती है, यह दोहरा वरदान है, यह लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए वरदान है।
यह एक राजसी गुण है और राजगद्दी पर बैठे राजा को जितना उसका राजमुकुट शोभा नहीं देता है, जितना कि उसके अंदर हृदय के अंदर दया शोभा देती है। इसलिए तुम्हें एंटोनियो के ऊपर दया दिखानी चाहिए और 3000 के बजाय 6000 डुकेट लेके उसे छोड़ देना चाहिए और उस रोके को एग्रीमेंट को फाड़ देना चाहिए। तो जब पोर्सिया अपनी बात को रख देती है शाइलॉक के सामने, तो शाइलॉक इससे बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, राजी नहीं होता है। वो इनकार कर देता है कि नहीं, इस रोके में ये लिखा है कि 3 महीने में देने के लिए मैं असमर्थ था, तो मैं इसके शरीर में से मांस लूंगा, तो मैं अब मांस लेना चाहता हूँ, मुझे पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, ये समझ लो, ये मैं घृणा की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। तो बहुत समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानता है। काफी दलीलें देती है पोर्सिया, उसे काफी मुलायम बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कठोर हृदय ही रहता है। अंत में पोर्सिया कहती है कि वेनिस का कानून जो है वो ही रहेगा, कानून के ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता। अब इस कानून के हिसाब से तुम यानी शाइलॉक एंटोनियो के शरीर में से 1 पौंड मांस लेने के हकदार हो। तो क्या तुम्हारे पास चाकू है? तो शाइलॉक दिखा देता है, चमकते हुए चाकू को दिखा देता है कि मेरे पास चाकू है, मैं चाकू लेकर आया हूँ। थोड़ी देर बाद वो ये कहती है क्या तुम तराजू लेकर आए हो? तो वो तराजू भी दिखा देता है कि ये मेरे पास स्केल है और मैं इससे मांस मापने का काम के लिए ये प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद पोर्सिया उससे आग्रह करती है, शाइलॉक से ये आग्रह करती है कि तुम किसी सर्जन को और बुला लो, किसी डॉक्टर को और बुला लो। डॉक्टर को बुलाने का क्या मतलब है? डॉक्टर को बुलाने का ये मतलब है कि जब तुम इसके शरीर में से, एंटोनियो के शरीर में से 1 पौंड मांस लोगे तो खून बहेगा, और तो खून बहेगा तो उसकी मरहम पट्टी करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए कोई डॉक्टर तो होना चाहिए, नहीं तो वो तो मर जाएगा। तो शाइलॉक थोड़ा सा दुखी हो जाता है और वो ये कहता है कि इस रोके में लिखा है कि मुझे डॉक्टर लेके आना है, इसमें तो कहीं पर नहीं लिखा है, इसलिए मैं कोई डॉक्टर नहीं लेके आऊँ, न लेके आऊंगा। तो पोर्सिया थोड़ी सी सख्त हो जाती है कि ये तुम तो इससे हृदय से घृणा करते, इतना डीपली घृणा करते हो। फिर उसे अलाउड कर देती है शाइलॉक को कि तुम अब उसके शरीर में से 1 पौंड मांस ले सकते हो। तो जैसे ही वो चाकू को लगाने वाला होता है उसके एंटोनियो के हृदय के पास, तभी पोर्सिया उसे रोक देती है कि रुक जाओ। इसमें यानी एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि तुम इसके शरीर में से 1 पौंड मांस लेने के हकदार हो। इसके शरीर में से केवल 1 पौंड मांस लेना है, न तो उस 1 पौंड से बाल भर ज्यादा हो और ना ही बाल भर कम हो, तुम्हें पूरा पूरा 1 पौंड लेना है। तभी शाइलॉक शांत हो जाता है कि भाई दबे उसने ज्यादा ले लिया या कम ले लिया। तो थोड़ा सा और वो हो जाता है, पीछे हट जाता है, दुखी सा होता है और कहता है कि नहीं ये तो चलो ऐसा करो, मुझे उसके शरीर में से मांस नहीं चाहिए। जब तक वो ये सोच पाए और कुछ कह पाए तब तक पोर्सिया ये और कह देती कि एक चीज और, तुम्हें इसके शरीर में से 1 पौंड मांस लेना है, लेकिन मांस लेते समय इसके शरीर की 1 बूंद भी खून नहीं बहनी चाहिए। इस पर शाइलॉक हारा हुआ सा प्रतीत होता है और कहता है कि नहीं, मुझे मेरे पैसे ही दे दो। तो पोर्सिया गुस्से में आ जाती है और कहती है नहीं, अब तो पूरा न्याय होगा और पूरा न्याय उसी रोके के अकॉर्डिंग होगा जिसमें ये लिखा हुआ है। तो और उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें 1 पौंड मांस मिलेगा, तो तुम्हें 1 पौंड मांस मिलेगा। तो पोर्सिया बड़ा गिड़गिड़ाता है, बहुत दुखी होता है कि नहीं, पैसे मुझे मेरे ही पैसे 3000 रुपये ही वापस कर दो। पोर्सिया इनकार कर देती कि नहीं, अब तुम्हारे ऊपर एक और मुकदमा है कि तुमने जाने अनजाने में किसी वेनिस के नागरिक को मारने की कोशिश की, उसकी हत्या करने की कोशिश की है। इस वजह से अब तुम्हारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और आधी संपत्ति तुम्हारी राज्य के नाम जमा होगी और आधी संपत्ति उस व्यक्ति के नाम जमा होगी जिस व्यक्ति को तुमने मारने की कोशिश की है। तो ये जब होता है तो शाइलॉक बहुत दुखी हो जाता है।
एंटोनियो इसमें थोड़ा सा सजेस्ट करता है कि अगर तुम ये कहता है साइलॉक से कि साइलॉक अगर तुम वेनिस के नवाब से थोड़ा सा आग्रह करो तो तुम्हारी सजा कुछ कम भी हो सकती है। तो वो ये कहता है, वेनिस का नवाब ये कहता है कि ऐसा करना, जो संपत्ति तुम देना चाहो वो संपत्ति भले ही मत देना, लेकिन आधी संपत्ति एंटोनियो को देना। तो एंटोनियो ये कहता है नहीं, आधी संपत्ति तो राज्य के खजाने में ही जमा होगी, लेकिन मैं अपनी आधी संपत्ति नहीं लेता हूं, इसके बदले में उस आधी संपत्ति को इसे जेसिका और लॉरेंजो को नाम करना पड़ेगा कि उस साइलॉक की मृत्यु के बाद ये उस संपत्ति के हकदार बन जाएं। और दूसरी शर्त ये रखी थी कि जब यहूदी है तो उस यहूदी को ईसाई बनना पड़ेगा। तो ये दोनों शर्तों को सुनकर साइलॉक दुखी हो जाता है और दुखी होकर वो घर चला जाता है और ये कहकर चला जाता है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ और जो कुछ भी आपको कराना है, सिग्नेचर वगैरह कराने, घर पे करा लेना। तो मुकदमे का पूरा जो कार्रवाई होती है वो होती है, सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं खूब वहाँ पर, और नवाब भी खुश होते हैं, वहाँ ये भी खुश होते हैं। तो अदालत समाप्त होती है, साइलॉक अपने घर चला जाता है। पोर्सिया और नेरेसा वहाँ से निकल के जा रहे होते हैं, एंटोनियो वेसिनियो से मिलते हुए जा रहे हैं। तो एंटोनियो उससे कहता है कि वकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे जीवन को बचाया। अब आपको कुछ फीस, तो जितने वो 3000 रुपये उसके थे साइलॉक की, वो पूरी फीस उसे देने के लिए कहता है पोर्सिया को एंटोनियो। तो वेसिनियो उसे देने के लिए जाता है, लेकिन पोर्सिया मना कर देती कि नहीं, मैं कोई फीस नहीं लेते, हम कोई फीस नहीं लेंगे। तो बड़े सब लोग जिद करते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो तुम्हें लेना पड़ेगा, तुमने इतनी मेहनत की है, उसका जीवन बचाया है। लेकिन पोर्सिया इनकार कर देती है। जब बहुत ज़्यादा जिद करते हैं तो वो पोर्सिया एंटोनियो से कहती है कि अच्छा ज़्यादा जिद कर रहे हो तो ऐसा करो, अपने जो दस्ताने दे दो। तो एंटोनियो पोर्सिया को अपने दस्ताने उतार कर दे देता है। और पोर्सिया इस पर कहती है कि जब भी हम ये दस्ताने पहनेंगे तो हमें आपके बारे में सोचने का मौका भी मिल जाया करेगा। तो वो दस्तानों को लेकर चले जाते हैं पोर्सिया और नेरेसा आगे की तरफ। लेकिन एंटोनियो को थोड़ा सही नहीं लगता है कि केवल दस्ताने और इतना बड़ा उसने अपना रोल प्ले किया था, इसके जीवन को बचाया था। तो वो कहता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो दे के आओ। तो फिर वेसिनियो और आगे निकल कर कहता है कि नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, ये तो छोटी चीज़ होती है दस्ताने। तब पोर्सिया कहती है कि अच्छा ज़्यादा जिद कर रहे हो, तो वेसिनियो के हाथ में जो अंगूठी थी जो उसने पहनाई थी वहाँ, वो उसके लिए कहती है कि ज़्यादा जिद कर रहे हो तुम, ये अंगूठी मुझे दे दो। अब वेसिनियो मना कर देता है क्योंकि मैंने वहाँ शपथ ले ली है कि मैं तो इसको अपने आप से अलग कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं ये अंगूठी नहीं दे सकता। इससे और ज़्यादा बढ़िया वेनिस में कितनी भी बढ़िया से बढ़िया अंगूठी हूँ, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये अंगूठी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो इस पर पोर्सिया उनका मजाक बनाती है कि आप ही लोग पहले कह देते हो कुछ भी मांग लो, जब मांग लेते तो इनकार कर देते हो, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे कहकर वो चली जाती है। तो एंटोनियो वेसिनियो से कहता है कि वो अंगूठी तुम्हारे लिए इतनी प्रिय है, मुझसे भी ज़्यादा प्रिय है। तो वेसिनियो को लगता है कि मुझे अंगूठी दे देनी चाहिए। वेसिनियो दौड़ कर जाता है और उससे आगे निकल कर कहता है कि वो अंगूठी ले लो। तो वो अंगूठी उसे दे देती है। अंगूठी देने के बाद ग्रेसियानो साथ में ही जाता है उसके। अब पोर्सिया नेरेसा से कहती है कि तुम जल्दी से जाओ और साइलॉक के सिग्नेचर करा के लाओ। लेकिन तो नेरेसा कहती है कि मैंने तो साइलॉक का घर देखा ही नहीं। तो फिर वेसिनियो ग्रेसियानो से कहता है कि इनको साइलॉक के घर का रास्ता बता दो और इनका काम करवा दो। इन्होंने भी बहुत मेहनत की, अपनी ड्राफ्टिंग वगैरह की है, लिखावट की है, इतने बढ़िया बढ़िया वो दलीलें लिखी हुई हैं, तो जिससे हमारी जीत प्राप्त हुई है। तो ये भी बड़ी मेहनती हैं। तो नेरेसा और ग्रेसियानो दोनों साथ साथ जा रहे होते हैं साइलॉक के घर। तो ग्रेसियानो तारीफ करता है कि आपने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, आप भी कुछ ले लो, कुछ लेना चाहती हो तो फीस वगैरह के रूप में। तो मना कर देती है पहले। ग्रेसियानो ज़्यादा जिद करता है तो नेरेसा उससे कहती है कि तुम अपनी अंगूठी दे दो, तुम पहने हुए हो। तो
पहले तो ग्रेसियानो मना कर देता है, लेकिन बाद में वो अंगूठी उसे दे देता है। इस प्रकार पोर्सिया ने अपनी दी हुई अंगूठी वापस ले ली और नेरेसा ने भी अपनी दी हुई अंगूठी वापस ले ली। वो साइलॉक के घर पहुंचते हैं, वहाँ सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर होने के बाद वो चले जाते हैं। अब पोर्सिया और नेरेसा जल्दी में वहाँ जाने के लिए होती हैं, लेकिन ये वहाँ पर जश्न मना रहे होते हैं और कहते हैं हम जश्न मनाने के बाद वेनिस लौटेंगे और बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी होगी वहीं पर। तो रात ये थोड़ा सा प्रतीक्षा करते हैं, तब तक ये वहाँ से निकल रहे होते हैं और ये बहुत जल्दी सुबह जल्दी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर लोरेंजो और जेसिका दोनों आपस में प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे होते हैं, चंद्रमा के बारे में कह रहे होते हैं, संगीत बज रहा होता है। तो काफ़ी अच्छा माहौल था, सुबह जल्दी पहुँच गए वहाँ पर। तो वहाँ जाके लोरेंजो और जेसिका को पूरी कहानी बताते हैं वो, और ये कहते हैं कि तुम किसी भी नौकर को मत बताना कि हम यहाँ से कहीं गए भी थे, और कोई भी आ जाए तब भी मत बताना। तो थोड़ी देर बाद न्यूज़ वहाँ पहुँचती है कि ये सब लोग वहाँ बेलमोंट पहुँचने वाले हैं। सुबह हो जाती है, ये सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जश्न का माहौल होता है, सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। पोर्सिया भी प्रसन्न होती है और एंटोनियो से मिलने की उत्सुक होती है। एंटोनियो भी बहुत प्रसन्न होता है, पोर्सिया से मिलने का उत्सुक होता है। तो आपस में इंट्रोडक्शन कराया था, परिचय कराया था। वैसे मैंने कहा कि ये मेरा मित्र है जिसे मैं संसार में सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। अदालत में वेसिनियो ने ये बात भी कही थी कि मैं अपना जीवन अपनी पत्नी और संसार की प्रत्येक वस्तु को देने के लिए तैयार हूँ एंटोनियो के बदले। तब पोर्सिया समझ गई थी कि वास्तव में ही एंटोनियो से बहुत प्रेम करता है कि पत्नी भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद में जब सब लोग मिल रहे होते हैं तो पीछे से आवाज़ आ रही होती है, लड़ाई की सी आवाज़। उस लड़ाई की सी आवाज़ में देखते हो कि ग्रेसियानो और नेरेसा आपस में झगड़ रहे थे। नेरेसा उसे कह रही थी तुम धोखेबाज हो, तुमने कहा था कि ये अंगूठी मैं कभी अपने आप से अलग नहीं करूँगा और तुमने वो अंगूठी किसी दूसरी महिला को दे दी, तुम तो बड़े बेवफा निकले। आपस में खूब झगड़ा हो रहा होता है। झगड़े की आवाज़ सुनकर पोर्सिया कहती कि ये कैसी आवाज़ है। तो देखा कि ग्रेसियानो और नेरेसा आपस में झगड़ रहे होते हैं। पोर्सिया पूछती है क्या हुआ, तब नेरेसा बताती कि इसने वो अंगूठी किसी महिला को दे दी है। तो पोर्सिया बताती है ग्रेसियानो से, कहती है कि ग्रेसियानो ये बड़ी गलत बात है, तुमने यहाँ पर वादा किया था कि ये अंगूठी कभी भी अपने आप से अलग नहीं करोगे, तुम्हें वो अंगूठी नहीं देनी चाहिए। अब क्योंकि जब अंगूठी की चर्चा होने लगी तो बेसेनियो चुपचाप से अपनी कतार को निकालता और अपनी उंगली काटने ही वाला होता है। तब तक पोर्सिया उससे कहती है कि देखो मेरे भी पति हैं, मैंने भी अपने पति को अंगूठी दी थी, ये कभी उस अंगूठी को अपने आप से अलग नहीं करेंगे। तो वो काट नहीं पाया था उंगली को और तब तक वो सामने कर दिया था उसे। तो उससे पूछा दिखाना वो अंगूठी कहाँ है। तो वो भी कहता है कि नहीं वो अंगूठी मेरे पास नहीं है, वो अंगूठी तो मैंने वकील को दे दी। तो पोर्सिया गुस्सा हो जाती है कि अच्छा वकील लोग अंगूठी लेते हैं कि अपनी फीस लेते हैं पैसों के रूप में। तो बड़ी तेजी से झगड़ा हो रहा होता है, खूब झगड़ा उग्र हो जाता है, उग्रता की स्थिति में आता है। तब पोर्सिया वो अंगूठी प्रोड्यूस करती है जो अंगूठी उसने बेसेनियो से ली थी और कहती है कि लो ये अंगूठी, अब इसे अपने आप से अलग मत करना। तो जैसे ही बेसेनियो उस अंगूठी को देखता है तो कहता है कि ये तो वही अंगूठी है जो तुमने मुझे दी थी। तब पोर्सिया उसे पूरी कहानी बताती। कहानी क्या, लेटर दिखा देती है, डॉक्टर वेलेरियो के लेटर को दिखा देती है और तब सब लोग मान जाते हैं कि पोर्सिया ही वकील के रूप में वहाँ गई थी और नेरेसा उसके मुनीम के रूप में वहाँ गई थी। और इस प्रकार इस पूरे नाटक का प्रसन्नतापूर्वक अंत हो जाता है और तीनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। बेसेनियो की शादी पोर्सिया से होती है, ग्रेसियानो की शादी नेरेसा से होती है और लोरेंजो की शादी जेसिका से होती है। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू।